नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय टीएलओआई। आज डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जो ओपिनियन जारी करा है, जिसमें इन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग अपनी ही जजमेंट को खराब कह दिया है, वो इन्होंने क्यों करा है और ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने जो कि हमें इस पोजीशन तक लेकर आए। अब इसमें क्लासिक लड़ाई हो रही है यूनियन की, सेंट्रल सरकार की, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स यूज करे गए हैं जो इसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिफोर वी गेट टू कि हुआ क्या है अभी अभी जो इन्होंने गवर्नर के ऊपर जो टाइमलाइन इन्होंने अप्रैल में जो इम्पोज करी थी, अब ये कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, हमने वो काम थोड़ा सा ठीक नहीं करा है। लेकिन अभी जो डिलीवरी जो हुई है कल, इट इज एन ओपिनियन, इट इज नॉट अ, यू कैन से इन एसेंस अ जजमेंट, क्योंकि कोई पार्टी लड़ने गई नहीं थी। प्रेसिडेंट ने सिर्फ फोन करा था कि बताओ जी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या आप ये वाकई कर सकते हैं जो अभी अभी टेक्निकली स्पीकिंग आपने करा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु ने अपने गवर्नर के साथ लड़ाई क्यों करी थी, उस पर क्या जजमेंट आई, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को फोन घुमाया और पूछा अंडर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, जरा मुझे थोड़ा सा प्लीज ये बताओ कि क्या इसमें इन सिनारियोज में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग कि व्हाट हैव यू डन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सो वील स्प्लिट दिस लेक्चर इनटू थ्री। पहले हम समझेंगे कि हमारी सरकारें कैसे सेटअप है, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी हमारी कैसे सेटअप है। फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर की लड़ाई के ऊपर, जहां से बेसिकली पूरा का पूरा मुद्दा उठता है। और फिर हम आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट को अभी फोन घुमाया तो उन्होंने अपने ओपिनियन में, जजमेंट में नहीं, ओपिनियन में क्या कहा और वो उन्होंने क्या करके बताया। तो इसके पूछे एक पूरी की पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी, बट आई एम गोइंग टू डाइल्यूट इट डाउन एज मच एज आई पॉसिबली कैन, क्योंकि नहीं तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वगैरह वो बहुत ज्यादा कुछ हाइपर टेक्निकल हो जाएगा। मैं आपको मोटा माटी लमसम में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे देश में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफली स्पीकिंग 31 सरकारें हैं। आप कहेंगे भैया 31 सरकारें कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बैठता है यूनियन, जो कि है आपकी सेंट्रल सरकार। लेकिन क्योंकि हमारे पास 28 स्टेट हैं या राज्य हैं, स्टेट आर्टिकल 12 वाला नहीं, स्टेट जो कि स्टेट्स अलग अलग, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स हैं, वो कहते हैं जी ऐसा है, हमें तो अपनी सरकार चाहिए। और ऐसी हमारा अग्रीमेंट हुआ था जब हम आजाद हो रहे थे, राइट। तो स्टेट वन आप कह सकते हैं, टू, ऐसे डॉट 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 सारे के सारे आप बना दीजिए। फिर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से दो में हमारे पास दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं कि वहां पे भी विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 28 ये हो गए, प्लस दो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो 30 ये हो गए, प्लस एक जो सबके पिताजी हैं, वो हमारा यूनियन पे बैठा है। और अलग अलग लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। इन द सेंस, यहां पे सीएम बैठा है, वो भी कहता है मैं भी ऑल पावरफुल हूं, यहां पे पीएम बैठा है इनके, बट इनके हेड पे प्रेसिडेंट बैठा है। अब चक्कर क्या है कि ये स्टेट्स हमारे के सारे, जैसे फजल अली कमेटी ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, किस किस चीज पे, आप खुद जरा सोच के देखिए कि हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। हम लोग प्राइमरली उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बोलते हैं। तो जब हम आजाद हुए थे तो आज की डेट वाले स्टेट्स तो नहीं थे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। फिर एक अंदर ही आप कह सकते हैं कि एक आक्रोश सा शुरू हुआ कि नहीं जी, आप तो इसको लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज के बेसिस पे आप, और आज भी हमारी जो है लैंग्वेज कल्चर, मतलब हम लोग टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारे, मतलब बोलने के लिए, ऑफ कोर्स यू नो, नॉट नॉट दैट यू कैन कोट दिस इन एन एग्जाम और एनीवेयर, टेक्निकली स्पीकिंग बहुत ही अलग अलग टाइप के देश हैं जो इकट्ठे आके जिन्होंने एक पूरा का पूरा हमारा भारत हमारा जो बना हुआ है। क्योंकि हम लोग अलग बहुत हैं। अब अलग हैं तो लड़ाई है, क्योंकि ये आपकी जो गाड़ी है ये एक दिशा में खींचना चाहता है, ये दूसरी दिशा में खींचना चाहता है। अब ऐसे चलेगा कैसे? तो इसी बेसिकली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, कि स्टेट पे एक सरकार होगी, यूनियन पे एक सरकार होगी, इट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। यहाँ पे बैठता है पार्लियामेंट, यहाँ पे बैठता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और तकरीबन 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बैठती है। पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, आर्टिकल 79 में वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने यूके से एग्जैक्टली कॉपी करी थी। पॉलिटी बेसिकली, क्योंकि हमारे हमारे पे राज कौन करता था पहले?
यूके वाले करते थे। तो जैसे जैसे उन्होंने सिस्टम बनाया, जियो एक्ट 1935 बनाया, इट वाज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू एग्जिट देयर रूल, सो देयरफॉर वी टुक दिस रूट। और यहाँ पे आपके पास 168 के अंदर बैठते हैं गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली इन मोस्ट स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कुछ स्टेट्स में बैठती है, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद ऑल्टरनेटिव हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। अब गवर्नर, ये आदमी आया कहां से, है क्या चक्कर कि मेजॉरिटी पावर तो इन्हीं के पास है। तो इसीलिए हमारे आलोचकों ने कहा है कि तुम वाकई में फेडरल हो, तुम तो शायद नहीं हो। अब ये क्या है, यहां पे एक आदमी बैठा है, उसका नाम है गवर्नर। ये बैठा ही क्यों है, क्योंकि ये साहब प्रिंसिपल मैडम हर जगह आपको मॉनिटर नहीं कर सकती, तो एक तरह से इन्होंने अपना क्लास मॉनिटर आपको निर्धारित करके दे दिया है कि और सुनो, तुम मुझे बताओगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कितना कर रहे हैं। बदमाशी करेंगे तो तुम मुझे रिपोर्ट करना, बदमाशी होने मत देना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ हमारा लिखा हुआ है, ये सब कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों की लड़ाई हो गई तो लीलू जी रोते हुए जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये बैठा है आपके झगड़े सुलझाने के लिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 में लेकर कि अगर स्टेट वर्सेस यूनियन लड़ गए, वाटर डिस्प्यूट सोसाइटी, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने अलग ही अपना आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि जी हम अपना बोर्ड सेटअप करके आपस में सुलझा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी शायद नहीं देख सकता उसको, उसकी ज्यूरिसडिक्शन आउट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। खैर, कौन इस किताब में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है एट द एंड ऑफ द डे, राइट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस किताब में जो जो शब्द हैं, अब लाइक फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप कह सकते हैं ये ब्लू है, कोई कहेगा स्काई ब्लू है, कोई तीसरा शेड कह देगा। तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले कवि क्या कहना चाहते थे जिन्होंने ये लिखा था, उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दी। अच्छा जी, अब होता क्या है कि क्योंकि प्रिंसिपल मैडम हर क्लास को मॉनिटर पर्सनली नहीं कर सकती, तो बीच में आपका बैठा है जी गवर्नर साहब या साहिबा बैठी हैं, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग यूनियन का ही आदमी है। इनके सर पे कोई नहीं है, इनके सर पे गवर्नर का पैरेलल आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ही है, लेकिन प्रेसिडेंट फुल अंडर कंट्रोल है, कैबिनेट के हाथ में है। बेसिकली लिखा तो आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बट इन एसेंस कैबिनेट के फुल कंट्रोल में, कैबिनेट के बिना काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 61 में वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पीच भी करा देंगे। तभी यूपीएससी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है दैट प्रेसिडेंट इज अ टिट्यूलर हेड, कमेंट फिर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज इज द केस कि स्टेटस है, मतलब पावर दिखाई दे रही है लेकिन उतनी ज्यादा है नहीं, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यही लिखने को बेसिकली आपको कहते हैं। खैर, गवर्नर, तो ये साहब हमने बिठा दिए हैं कि ऐसा है, तुम यहां पे अगर तुम्हें कोई कानून बनाना हो, जैसे यहां पे अगर हमें कानून बनाना हो तो हम क्या करें, लोकसभा राज्यसभा में बिल को ओरिजिनेट कराए, दोनों जगह से पास आउट कराए, दोनों को अग्री टू कराए, और क्या करें, प्रेसिडेंट जी से असेंट ले, बिल बन जाएगा, एक्ट आ गया जी कानून। हमने सरकारें बनाई भी इसलिए हुई हैं कि भाई तुम कानून बनाओगे, हम फॉलो करेंगे, तो सब लोग इकट्ठे होकर आगे देश को आगे लेके जाएंगे। खैर, यहां पर जब हमें कानून बनाना है इन स्टेट, तब हम क्या करेंगे, फिर से बिल उठाएंगे और उसको गवर्नर से असेंट दिला देंगे। ठीक है जी। ऊपर प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन हैं, प्रेसिडेंट या तो 111 में या तो असेंट दे सकता है या विद होल्ड असेंट कर दे। ठीक है जी, विद होल्ड असेंट, नो वरीज। विद होल्ड असेंट याद रख लीजिएगा, डिनाइंग असेंट कहीं पे नहीं लिखा हुआ, विद होल्डिंग असेंट। और जब हम आते हैं गवर्नर की पावर पे, तो वो दे रखी है 200। अच्छा, अब 200 से पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बता दूं और फिर हम देखते हैं ये दे कहां रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पिछले भी लेक्चर्स में हमने बात करी है, तो हम लोगों ने आपस में एक डॉक्यूमेंट बना रखा है कि हमारा देश कैसा होगा और हम लोग इसको गवर्न, आपस में हम लोग गवर्नेंस कैसे लेकर आएंगे, तो वो उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर जो बेसिक, जो माइक्रो लेवल पे जो लॉज है, मान लो किडनैपिंग, मर्डर, एब्डक्शन, रेप वगैरह जो कुछ हो गया, तो वो आईपीसी या बीएनएस में आज की डेट में दे रखा है। केस कैसे चलेगा, क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगा, वो बीएनएस है, सीआरपीसी में दे रखा है। दो लोग आपस में भिड़ गए मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सिमिलरली जैसे आईपीसी में ऑफेंसेस डिफाइंड है, वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी का लेन देन डिफाइंड है, और उसमें हमें सीपीसी के द्वारा प्रोसीजरल, हमें सिविल प्रोसीजर कोड यूज करके उस ट्रायल को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी।
और जो जो रिलीफ चाहिए वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। तो अलग अलग हमने माइक्रो लेवल पे हमारे अलग कानून है, बट द ग्रैंड बिग डैडी ऑफ ऑल ऑफ दीज कानून इज, क्योंकि भाई देश ही नहीं होगा तो कानून का करेंगे, राइट? तो वी द पीपल ने डिसाइड करा है कि हमारा देश कैसा हो, जैसी भी कॉन्स्टिट्यूशन कहे वैसा हो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे कोई लड़ाई हो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन पे तो हम लोग सारे ही लड़े मरते हैं कि मेरे हिसाब से ये नहीं, तेरे हिसाब से ये। फाइनल इंटरप्रिटेशन की अथॉरिटी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी, ठीक है जी। तो हमने पहले डिसाइड करा इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब भारत देश जो हमने जो बनाया है, रफ डायग्राम है भारत का, मतलब पूरा पूरा का पूरा हमने अपने, आई एम अ वेरी प्राउड सिटीजन ऑफ माय कंट्री, नो फन इंटेंडेड, इन द सेंस नो फन इंटेंडेड और एनीथिंग, जस्ट अ वेरी रफ डायग्राम। हमने पहले डिसाइड कर दिया कि टेरिटरी कैसी कैसी हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। उसमें हमने डिसाइड कर दिया 28 और 8 है, और टेरिटरी में भी एक्वायर्ड एक्सेट्रा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, सब कुछ बता दिया, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में हम गए जहां पे हमने ये कहा कि अब हमारे यहाँ के बंदे कौन से होंगे, हाउ विल दे बिकम अ सिटीजन, राइट? तो यहाँ पे हमने सिटीजन का काम कर दिया। फिर 3 में हमने जाके कहा फंडामेंटल राइट्स, मतलब स्टेट क्या क्या नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो पहले हमने 12 नंबर में, आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन कर दिया, और उसके बाद 13 में हमने ये कह दिया कि ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बनाएगी जो इनका फंडामेंटल राइट लेके जा सकता। और फिर ऑलमोस्ट हमने 14 से लेके 32 के आसपास, मतलब पूरा पार्ट तो आपका 11 to 35 जाता है, नहीं 12 to 35 जाता है, पार्ट 3 बेसिकली उसके अंदर बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं। और 32 के अंदर हमने ये बता दिया कि बेटा अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो किसी भी कानून से, या सरकार ने आपके साथ कोई बदतमीजी करी, तो तुम दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, क्योंकि वो अपने आप में तुम्हारे पास एक फंडामेंटल राइट है, और हम 5 रिट्स के द्वारा तुम्हारा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करा देंगे, राइट? और उसके बाद पार्ट 4 में आपकी डीपीएसपी आ गई, 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आ गई। डीपीएसपी मतलब जो जो चीजें सरकार ने अपने दिमाग में रखनी है कानून बनाते हुए। 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आ गई, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंदिरा गांधी मैडम ने कहा तुम लोग फंडामेंटल राइट तो बहुत करते हो, लो थोड़ी बहुत ड्यूटी भी अपनी फॉलो कर लो, राइट? ये 51A के अंदर आपने आर्टिकल 51A के अंदर। फिर शुरू होता है जी पार्ट 5, जिसमें है 5 चैप्टर। पार्ट 5 का नाम है द यूनियन, राइट? वहां पे चैप्टर 1 आपका शुरू होता है द एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 द पार्लियामेंट, चैप्टर 3 द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, और चैप्टर 5 ये आपका आ जाता है सीएजी। ये हो गया आपका पार्ट 5 की यूनियन लेवल पे जो हमने जो बेसिकली जो काम करा यूनियन लेवल पे, यहां पर है पार्ट 5 के अंदर। और फिर हमने एक दे रखा है पार्ट 6, राइट? पार्ट 6 के अंदर जो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है आई बिलीव, उसके अंदर है आर्टिकल 200, राइट? आर्टिकल 200, और उसके अंदर ये कहा गया है कि अच्छा, और ये इसीलिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी नरेशन इसलिए दी है ताकि आपको स्ट्रक्चर, इट इज सीक्वेंशली स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पार्ट 7 तो हैज बीन ओमिटेड, शेड्यूल 7 नहीं बोला मैंने, पार्ट 7 हैज बीन ओमिटेड, और उसके बाद फिर आप यूनियन टेरिटरी में जाते हो। इट्स एन एंटायर सीक्वेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ब्यूटीफुली लेड आउट। 200 के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नर को, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, अगर गवर्नर साहब को कोई अगर बिल पेश किया जाए तो सर के पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या है? या तो भैया सीधी सादी बात है, असेंट दे दे, असेंट दे दिया तो बन जाएगी एक्ट, सिंपल है, अंडरस्टूड है यहां तक? या अपना असेंट विद होल्ड असेंट कर ले और वापस बिल भेज दे टू दी हाउस, ठीक है जी? या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले कि दीदी देखो मुझे यहाँ पे जिस काम के लिए आपने मुझे बिठाया है ना, यहाँ पर ये जो मैं क्लास मॉनिटर हूँ, इन्होंने बिल भेजा इधर, ही कैन रिजर्व इट कि आप डिसाइड कर लो, क्योंकि इवेंचुअली यूनियन के पिताजी माताजी, मतलब जेंडर के ऊपर डिपेंड कौन है? प्रेसिडेंट। फर्स्ट सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, किताब का नाम इंडियन फिलोसफी एक्सेट्रा, स्टैटिक जीके। अगर आप कोई भी यूपीएससी जुडिशरी टाइप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब आपको रटा होना चाहिए, राइट? तो ये इनके पास 3 ऑप्शन है। अब तमिलनाडु के केस में क्या हुआ, बस अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैंने बेसिक अपना लेक्चर सेटअप कर दिया है, होपफुली आप अभी तक देख रहे हैं। मेजोरिटी लोग काफी जनता स्किप कर देती है, बट मैं थोड़ा सा इसको सेटअप करना चाहता था ताकि आपकी पॉलिटी, आपका स्ट्रक्चर, ये इसके पास ऑप्शन, ये जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने के लिए है ना, 111 में प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन केवल गवर्नर के पास है। क्यों? देखिए, गवर्नर कोई इलेक्ट होके नहीं आ रहा,
उसको बिठाया गया है वहां पर क्योंकि मैं पर्सनली वहां प्रेजेंट सारा टाइम नहीं हो सकता। किसके सर पे? सीएम और स्टेट की सरकार पे। और इसी पोस्ट के चक्कर में हमें कहा गया कि तुम पूरे पूरे फेडरल नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम केसी वेरे कहते थे ऐसा, तुम क्वाजी फेडरल। क्वाजी मीन्स नॉट क्वाइट। मतलब जैसे मैं इस कैमरा पे शूट कर रहा हूँ, फुल फ्लेजेड कैमरा है, लेकिन अगर मैं आईफोन पे शूट कर रहा हूँ तो इट वुड हैव बीन अ क्वाजी कैमरा। वैसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी वो होती है जो कोर्ट होता तो है लेकिन पूरा नहीं होता, जैसे एनजीटी। मतलब एनवायरमेंट के केसेस सुन लेगा लेकिन डिवोर्स के नहीं सुनेगा। अंडर 13 बी एच एम ए 1955। मेरी सेक्शंस बोलने की आदत है क्योंकि मैंने मतलब पढ़ा पढ़ा के मुझे रट गए हैं, मैं बोलते रहता हूँ। अगर आपको भी रटनी हो तो आप कॉन्सिस्टेंटली इस चीज को बोलते रहिएगा। है इनके पास ये तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है जी, प्रेसिडेंट रिजर्व, प्रेसिडेंट के लिए। ये इन्होंने आर्टिकल 200 के अंदर सर को पावर दे दिया, ठीक है जी। और इनको ये तीन एक यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में अभी आपको दिखाता हूँ आर्टिकल 200, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। इनमें से इन्होंने तीन में से एक ना एक चुनना ही चुनना है, पूर्ण विराम। इस पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है जी। लेकिन सर जी अपनी ही धुन में सवार हो जाते हैं कभी कभार। ओके, अच्छा, अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करा फिर तो भाई प्रेसिडेंट ही जवाब देगा। जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो आर्टिकल 201 ऑपरेशन में आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन अभी हम 200 पे करते हैं बात। और कहता है अगर हाउस को इन्होंने वापस करा और सर ने पूरा रिकंसिडर करके इनको वापस भेज दिया, गवर्नर जी को वापस भेज दिया, इनको असेंट देना ही पड़ेगा, पूर्ण विराम। मैंडेटरी है जी एज पर आर्टिकल 200। क्लियर कट भाषा में वहां पे लिखा हुआ है कि आप अगर वापस कर दिया इन्होंने कि जी हमने देख लिया, आप इस पर असेंट दे दीजिए, तो असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और एक चीज, एक ऑप्शन इनके पास, क्योंकि यहाँ पे सब्सटैंटिव पार्ट जो है आर्टिकल 200 का, वो एक चीज कहता है, उसमें दो प्रोविजो है। प्रोविजो मतलब किंतु परंतु लेकिन देखिए शर्त वर्त लगा देते हैं, तो प्रोवाइडेड दैट के अंदर ना एक शर्त टाइप बेसिकली आ जाती है, राइट। तो किंतु परंतु हमारा का सारा काम यहाँ पे हो जाता है। अब जरा इसको देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट के अंदर यहाँ पे अपना काम देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट जो सेकंड प्रोविजो जो है 200 के अंदर, वो कहता है कि अगर गवर्नर को लगे कि इन्होंने कोई ऐसा कानून बनाया है स्टेट सरकार ने जो हाईकोर्ट की पावर कम कर देता है या हाईकोर्ट की पावर को टच कर रहा है, उसमें मैंडेटरी ही विल हैव टू रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। यह आर्टिकल 200 कह रहा है, ठीक है जी। ये बात दिमाग में रखते हुए अब हमें देखना है कि तमिलनाडु के गवर्नर भैया ने क्या कहा, ठीक है। तो होता क्या है कि 2020 से, रफ फैक्ट्स हैं, मतलब देखें थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं नंबर्स, क्योंकि मैं आई एम वर्क फ्रॉम मेमोरी हियर। 12 बिल्स सरकार जी ने, कौन सी सरकार? स्टेट सरकार ने गवर्नर को भेजे। गुड। गवर्नर ने किसी पे कुछ नहीं करा, राइट। बिल्कुल ही मतलब कह रहे जी जवाब ही देने कोई आदमी राजी नहीं। अब सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि बिल भेजे तो इन्होंने कोई असेंट वसेंट नहीं दिया। तो फिर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट रोते हुए पहुंची। इन्होंने केस लगाया स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके ऊपर जस्टिस पारदीवाला की अप्रैल की जजमेंट है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। देखिए ये आर्टिकल 131 नहीं इन्वोक कर पाए क्योंकि स्टेट के अंदर की ही बात है। स्टेट वर्सेस यूनियन होता तो आर्टिकल 131 में पिटीशन लगती, बट ये 32 में गए और इन्होंने कहा भाई साहब मैंडेमस। आप इनको मैंडेमस मतलब वी कमांड यू, कमांड हिम टू डू समथिंग। हम लोग सरकार कैसे चलाएं? जो भी हम बिल से एक्ट बनवाना चाहते हैं, ये आदमी चुपचाप करके बैठ जाता है उस पर, ना हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। इमीडिएटली गवर्नर क्या करता है, जैसे पिटीशन और नोटिस वोटिस इशू होता है, 10 बिल्स जो है 10 को इनको वापस पकड़ाता है कि लो जी कर दिया मैंने काम, 2-3-2-1 रफ लमसम फैक्ट के ऊपर भेज दिए, या अभी बंदे बात करते हैं 10 तो आप, ठीक है जी। 10 बिल इनको वापस भेजता है। 10 बिल वापस भेजने के बाद क्या करते हैं, हाउसेस उसको रिकंसिडर करती हैं और गवर्नर को वापस भेज देती है। रिमेंबर हमने अभी क्या डिस्कस करा कि अगर वापस तो मैंडेटरी आपको असेंट ग्रांट करना। फिर गवर्नर साहब कहते हैं ओहो ये तो एंट्री 66 शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट 1 के अंदर। तो अब शेड्यूल 7 क्या है जी? शेड्यूल 7 उठाया गया। शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें किस चीज की हैं?
देखिए अगेन, यूनियन वर्सेस स्टेट। सरकार, यूनियन सरकार, मोदी जी मोस्टली पिछले 10-12 साल 15 साल से, वर्सेस स्टेट सरकार, राइट। मोस्टली इसीलिए कहते हैं डबल इंजन सरकार। अगर ये भी सेम पार्टी की, ये भी सेम पार्टी की, तो गवर्नर के वाया काम बेटर चल सकता है, राइट। कितना रियल लाइफ में चलता है कितना नहीं है वो मुझे पता नहीं, अकेडमिक बात करते हैं हम तो, ठीक है जी, ओके। यूनियन सरकार, स्टेट सरकार, ठीक है जी। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने क्या कर रखा है अपने शेड्यूल 7 के अंदर, लिस्ट 1 बना रखी है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे केवल कानून यूनियन वाले बनाएंगे, इस पे किसी का कोई नहीं बना सकता इस पे। और लिस्ट 2 हमने स्टेट्स को दे रखी है कि तू इन टॉपिकों पे तुम बना लेना कानून। कॉन्करेंट पे हमने बोल रखा है कि दोनों बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स कोई लड़ाई हुई तो मोस्टली यूनियन जीत जाती है। ऑफ कोर्स यूनियन के पास हमेशा पावर ज्यादा है, तो इसीलिए अब ये, और इमरजेंसी में हम इनको अपने फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में भी कन्वर्ट कर देते, दैट्स अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन उसका काउंटर क्रिटिसिज्म ये है कि हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बहुत लेट पैदा हुए थे दुनिया में, इन द सेंस मतलब हम तो सनातन है, हम तो बहुत टाइम से हैं, लेकिन पॉलिटी वाइज क्योंकि 1947 में हमारा सब कुछ बदला था, तो हमने सारा फीडबैक लिया था कि कनाडा में क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ है, ये सारे रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 2 सब कुछ, सारा डेटा वेटा लेकर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत शानदार बनाई। क्योंकि करते तो तुम भी हो, आलोचना क्या है, वो लोगों की बात करनी, राइट। और बातों से कुछ होता ज्यादा कुछ है नहीं, तो हमारा ये काउंटर क्रिटिसिज्म। तो ये हो गए जी 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कहता है गवर्नर, क्या कहता है जब गवर्नर को वापस पेश किए गए ना कि अब तो असेंट दे दो, कहता नहीं, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तो एंट्री 66 लिस्ट 1 यूनियंस को टच करता है, और ये यूनियन के ऊपर तुम कानून कैसे बनाओगे, मैं इसको प्रेसिडेंट को भेजूंगा। तो सरकार कहती है तू बात पहले बता देते, हमने तो कुछ चेंज भी नहीं करा बिल के अंदर, या तो तुम सीधा प्रेसिडेंट के पास रिजर्वेशन अपनी रिजर्व करते इसको और प्रेसिडेंट को ही भेज देते, तो टाइम बच जाता। 2 से 3 साल हो गए, हम कुछ कानूनी नहीं बना पा रहे यार यहाँ पर, ऐसे कैसे चलेगा। स्टैंडर्ड लड़ाई जो आपकी केजरीवाल वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली वगैरह में होती थी, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास ज्यादातर यहाँ पे कोई पावर थी नहीं, मोस्टली 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के। आदमी और वो पार्टी जैसी भी हो, लीगल पॉइंट पे आते हैं कि ज्यादा कोई पावर दिल्ली के सीएम के पास ज्यादा कोई होती नहीं, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 यहाँ पे कॉन्करेंट पे आपके पास यहाँ तक आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 200 में कहा था कि तुम ये कर नहीं सकते, अब तुम ये कर रहे हो, तो हमें पहले बता देते ना जी। तो इनको, सरकार को समझ में आ गया कि इसने काम करने नहीं देना, किसने, गवर्नर। और गवर्नर टेक्निकली स्पीकिंग किसका आदमी है, यूनियन का आदमी है। तो सरकार कह रही है यार ये लोग तो हमें काम करने नहीं देंगे, अगली बार हम पावर में शायद आए बिना। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि प्लीज इनको बोलो यार काम करें, इनको कोई टाइमलाइन आप प्रिस्क्राइब करके दो। इस मोमेंट पे मुझे लगता है हमें आर्टिकल 200 पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 200 कहता है, होपफुली स्क्रीन के ऊपर आ जाए क्योंकि मैंने आज कैमरा काफी आगे करा इसी चक्कर में। कहता है where a bill has been passed by the legislative assembly of a state or in a case of मतलब legislative council has been passed by both houses legislature of a state, it shall be presented to the government। देखिए shall word यूज करा गया main, and the governor shall declare that either that he assents to the bill or, and नहीं है or, right। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे सर्कल आउट करता हूँ। और तो ये ऑल्टरनेटिव्स इनके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जैसे कि हमने देखा असेंट करी, या withholds assent, और that he reserves the bill for consideration of the president। ये डिफॉल्ट आपके पास 3 ऑप्शन। फिर कहता है प्रोविजो के अंदर प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल। अब सारी की सारी लड़ाई इन शब्दों पे है, और ये देख लेना यहाँ पे मे लिखा है, यहाँ पे शैल नहीं। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 साल। एज सून एज पॉसिबल तो हर किसी के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो राज्य सरकार चाहती है कि भाई जल्दी हो, तो गवर्नर कहता है जी एज सून एज पॉसिबल है, बता देंगे आपको, ऐसी क्या दिक्कत है, कोई टाइमलाइन तो फिक्स्ड है नहीं। इस इश्यू को लेके तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट की, प्लीज इसमें टाइमलाइन फिक्स करो ताकि हम लोग कुछ काम तो कर पाए। ये है मेन इश्यू, ठीक है जी, ओके। After the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill together with a message requesting that the house or houses will reconsider the bill। और इस केस में गवर्नर ने जब लौटाए थे ना 10, तो वो कहता है उनको कि आई विद होल्ड असेंट। भाई साहब ये थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ मतलब विद मैसेज, ये कि कुछ तो बताओ कि क्या हो गया, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है विद होल्ड, ठीक है जी, ओके।
will reconsider the bill or any specified provision thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message. कह रहे कुछ तो बताओ भाई क्या चाहते हो हमसे. And the bill is so returned, the house or houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house or houses, तो यहाँ पे दो ऑप्शन और निकला है, या the house उसको अब दोबारा reconsider, let it die. The bill can die, it will never become an act. But if they reconsider it with or without amendment, with or without, गवर्नर ने जो सुझाव दिए हैं उसके बिना भी चल सकता है. Presented to the governor for assent, the governor shall not withhold the assent therefrom. अब आप मना नहीं कर सकते. ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है. Provided further that governor shall not, ये तो ये substantive part हो गया. दो प्रोविजो आपके आगे. So provisos control the substantive part की किंतु परंतु however लेकिन जो कि जिंदगी में होते रहता है. Provided further that governor shall not assent to but shall reserve for consideration of president any bill which in the opinion would if become law so derogate from the powers of the high court. तो ये तो कंपलसरी है. अगर हाई कोर्ट के साथ कोई पंगा इसको होते हुए दिखाई दे रहा है, प्रेसिडेंट के पास कंपलसरी जाएगा ही जाएगा. ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी है कि बता सकता है कि भाई आई एम रिजर्विंग दिस बिल फॉर द प्रेसिडेंट, बाकी आगे प्रेसिडेंट साहब देखेंगे. और प्रेसिडेंट साहब के पास सिमिलर अगला जो ऑप्शन जो ये है, प्रेसिडेंट साहब जब आ रहे हैं तो वो 201 के अंदर आ जाएंगे. आप 201 अगेन सेम पार्ट 6 के अंदर आप हैं, चैप्टर नंबर 3 राइट. होपफुली चैप्टर नंबर 4 तो नहीं, 4 लेजिस्लेटिव पावर अभी गवर्नर होना चाहिए चैप्टर 4, बट खैर बैराक सामने बढ़िया बड़े नहीं, कैन बी आई कैन बी मिस्टेकन इन दिस. आर्टिकल 201 बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन. व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन, अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर, प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, आइदर ही असेंट्स और ही विथहोल्ड्स असेंट. कि मैं मना कर रहा हूं ये कानून तो मैं आपको नहीं बनाने. ग्रेट वर्ड. प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल इज नॉट अ मनी, तो मनी बिल्स आर आउट ऑफ द परव्यू. मनी बिल्स यूजुअली मैं उस लेंथ एंड ब्रेथ में जा नहीं रहा कि मनी बिल्स क्यों, क्योंकि लोगों का पैसा है, लोग डिसाइड करेंगे, किसी और का उस पर कंट्रोल नहीं है. दैट इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस व्हाई मनी बिल इज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू द लोकसभा. ओके. द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस. द प्रेसिडेंट मे की जरा वापस भेजो यार इसको, मे शैल नहीं मे. एंड एज द केस मे बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टुगेदर विद सच अ मैसेज as it is mentioned in the first proviso to article 200, जरा रीजन लिख के दो कि क्या चाहते हो. and when a bill is so returned, again either it can be dead or if the houses shall reconsider it accordingly within a period of 6 months. प्री का कोई भी MCQ ढूंढ रहे हैं तो 6 months पे स्टैंडर्ड MCQ बन सकता है from the date or receipt of such message, and if it is passed again by the house or without amendment, it shall be presented again to the president for his consideration. यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिख के दिया that he shall mandately assent, क्योंकि प्रेसिडेंट को राज्य सरकार तो नहीं कंट्रोल कर सकती ना, क्योंकि प्रेसिडेंट तो भाई बहुत ही मतलब उच्च श्रेणी उच्च स्तर का आदमी हो गया ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हायरार्की में. तो ये थोड़ा सा माइनर सा चेंज है. तो आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास फिर से दो ऑप्शन बनते हैं, या तो भैया असेंट दे दे या विदहोल्ड असेंट, और उसके बाद एक और ऑप्शन है कि वापस लौटा दे. अगर वापस लौटा के फिर इसके पास लौटा फिर देख लेगा, लेकिन असेंट कंपल्सरी नहीं है. ओके. होपफुली यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हुई राइट. तो प्रेसिडेंट जो आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं, चलिए दोबारा फ्रेश इसको उठा लेते हैं. तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु का गवर्नर कह रहे हैं कि पहले जो बिल भेजा था ना मैंने तुम्हें, जो तुमने मुझे भेजे थे वो वापस पकड़ो. उसके बाद जब उन्होंने रिकंसिडर करके, क्योंकि अब आर्टिकल 200 में तो मैंडेटरी था ना कि पास करोगे ही करोगे, तुम असेंट होगे, कह रहे नहीं वो मेरे को ना प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे. और सरकार कह रही है भाई 2-2 साल में तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो एज सून एज पॉसिबल का मतलब 2 साल थोड़े ना हो गया राइट. तो अब इसके अंदर क्या हुआ, कि तमिलनाडु सरकार दौड़ी 32 में सुप्रीम कोर्ट और कहा प्लीज जरा टाइमलाइन फिक्स करो. सुप्रीम कोर्ट ने पूरी लेंथ एंड ब्रेथ की मतलब बहुत शानदार जजमेंट है, 400 पेज की एक जजमेंट इशू करते हैं अप्रैल ऑफ 25 के अंदर, और कहा कि भाई टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए. पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन और एक राज मन्नार कमीशन करके एक और भी थी जो तमिलनाडु सरकार ने सेटअप करी. सबने कहा था कि प्लीज टाइमलाइन होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमने गवर्नर क्यों बिठा रखा है, सब कुछ स्टॉल कराने के लिए क्या? ये चीज है. अगर हमने मतलब एज सून एज पॉसिबल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं 1 महीना, सो 1 month and 3 months. So if the governor is working, मतलब if he follows the advice of council and ministers etc, and then he has further options, 1 महीने में बिल में जवाब दीजिए, नहीं तो दूसरे केस के अंदर जब he is working against that council of ministers का advice etc, तो 3 महीने मैक्सिमम में डिसीजन दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं. ये नेट बात हो गई अप्रैल में.
और उन्होंने कहा कि जी पॉकेट वीटो तो आपके पास अवेलेबल नहीं है आर्टिकल 200 में, कुछ ना कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट के पास है पॉकेट वीटो बिकॉज द प्रेसिडेंट देयर इज ही इज बेसिकली आप इलेक्ट होकर आ रहे हैं। सेकेंडली यू आर बीइंग फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कैबिनेट, तो कैबिनेट का अगर असेंट ही नहीं आया तो आप भी असेंट दे नहीं सकते। लेकिन गवर्नर के पास कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है क्योंकि वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट। तो अब इसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 200 में तुमने ये कैसे कर दिया, पहले तो तुम मौन कैसे रह गए साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद तुम ये कैसे कर रहे हो कि तुमने वापस भेजा, और वापस भेजने के बाद जब वो वापस तुम्हारे पास लौटा के आया तुम कह रहे हो नहीं आया, नाउ आई विल रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। फिर इसके अंदर एक स्पेशल केस भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाली जजमेंट के अंदर कि केवल इस केस में मान लेते हैं बिल पहुंचा गवर्नर के पास, राइट, गवर्नर ने कहा प्लीज रिकंसिडर। अब रिकंसिडरेशन में इन्होंने कुछ ऐसे चेंज कर दिए बिल के अंदर जिसके लिए इसको अब कंपल्सरीली प्रेसिडेंट को रिजर्व कराना पड़े। मान लो कोई पंगा ले लिया है इन्होंने या कोई हाईकोर्ट की पावर डेरोगेट कर दी सेकंड स्टेज पे, तब तो फिर मतलब दिस इज ओके कि अब तुम दोबारा लौटे हैं तो प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर बिल सेम जो तुमने कहा प्लीज रिकंसिडर, हमने सेम रिकंसिडर कर लिया फिर दोबारा दिया, आर्टिकल 200 क्लियरली से कह रहा है कि तुम असेंट दोगे, और वो कह रहा है मैं तुम दूं क्योंकि दिस रिलेट्स टू एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 और हम तो नहीं करेंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेंथ एंड ब्रेड्थ में जाके कहा कि भाई देखिए सेक्शन 75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक सेक्शन होता था सेम जो आज का आर्टिकल 200 है, फिर वो बना आर्टिकल 175 पे, ये आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी सारी जनता की क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे भी 6 वीक्स की बात उठी थी, लेकिन हमने लिखवा दिया एज सून एज पॉसिबल, और फिर यह आज का आर्टिकल 200 है। तो पूरी बैकग्राउंड डिटेल में शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब, एक आई थिंक मद्रास वाला केस भी मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, वो लास्ट के 3 केसेस, अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 केस मेंशन करने ही करने हैं। नबम रेबिया ऐसे करके एक केस है, तो वहां पे उन्होंने वो लेंथ एंड ब्रेड्थ में गए और उन्होंने बोल दिया भैया हम तो टाइमलाइन फिक्स कर रहे हैं। ये बात हो गई तमिलनाडु वाले केस की कि हमने तो टाइमलाइन फिक्स कर दी, एज सून एज पॉसिबल को आज से आप 1 महीना और 3 महीना रीड करिए इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लेट अस नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स, क्योंकि मतलब है तो बहुत सारी की सारी डिटेल्स ही, लाइक बहुत सारी, लेकिन आपको मतलब जो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इतना मतलब मोर देन इनफ है, ऐसा मेरा ओपिनियन, यू फ्री टू डिसएग्री एनीवे। तो आप वो अपना क्या बोलते हैं, खैर अभी आगे चलते हैं। हो गया तमिलनाडु। अब जाती है जी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पूछे कि हेलो आई एम कंफ्यूज्ड, है ना, a question of law or fact has arisen and I want your opinion on it। तो ये आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये ओपिनियन देते हैं, जजमेंट नहीं देते। तो हर चीज ऐसे, तो आज तक 15 रेफरेंसेस हुई थी इससे पहले, तो हर जगह जब आप इन री देखेंगे तो इसका मतलब होता है रेफरेंस, मतलब केस के नाम में अगर आप जब भी देखेंगे तो उसका मतलब होता है रेफरेंस ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन आपको दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, मतलब ओपिनियन दिया, और उसके अंदर हमेशा आपके 5 जज की बेंच बैठेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में भी 5 की बैठती है और इसके अंदर भी 5 की बैठती है अंडर ये एडवाइजरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ऐसा आर्टिकल 145 में कहा है। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, अगर ऐसा ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, क्योंकि कोई मतलब कोई यूनियन सरकार नहीं तो वाया प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट को फंसवा भी सकती है इन द सेंस कि चलो जरा अच्छा ये बताओ वो बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इररिलेवेंट चीजें मैं आंसर नहीं करूंगा, लेकिन मतलब आंसर तो करेंगे भाई, प्रेसिडेंट साहब हैं यूनियन के बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग द हाईएस्ट ऑफिसर, और यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की सेवा में एक तरह से हाजिर भी बैठा है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी हाँ जी चलो जी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो प्रेसिडेंट साहब ने ना फोन कॉल अपना राइट एक्सरसाइज करा और पूछा कि सुनो ये जरा मुझे आर्टिकल 200 के बारे में बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो 1 महीना 3 महीना लिख के, इज इट नॉट जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा उन्होंने कोई तमिलनाडु की जजमेंट का कोई नाम नहीं लिया, हो क्या रहा है यहाँ पे, यूनियन सरकार भिड़ने गई, दे शुड हैव आइडियली फाइल्ड अ रिव्यू, या इसको जजमेंट को अपील में रिव्यू में लेके जाते कि भाई ये क्या कर रहा है, वी डू नॉट अग्री विद दिस, ये आए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा, और यही सबसे पहला काउंटर पॉइंट था सामने वाले के काउंसिल से कि ये तो रेफरेंस मेंटेनेबल ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ जी है मेंटेनेबल, वो कहते हैं जी दिस इज अ रिव्यू स्लैश अपील इन द डिस्गाइज या इन द गाइज ऑफ अ रेफरेंस, ठीक है जी, अच्छा पॉइंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम नहीं मानते, प्रेसिडेंट साहब ने हमसे पूछा है तो हम तो बताएंगे अब।
अब इन्होंने आज की डेट में फिर से वही लेंथ एंड ब्रेड्थ में जाके ये कह दिया कि एज सून एज पॉसिबल को 1 महीना 3 महीना हम कोई टाइमलाइन नहीं बता सकते। अब एक और मुद्दा उठ जाएगा, वो है जजमेंट, ये है ओपिनियन, कौन सा वाला चलेगा, है ना। तो यहां पे मतलब बहुत बहुत ही अच्छा एडवेंचर हो रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट के पीछे कौन बैठा है? वेल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट या यूनियन सरकार ही बैठी है। वो आए हैं, यूनियन वाले आए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछने की क्या तुम, कि मेरे बड़े भाई क्या तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते। अरे वाह। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तमिलनाडु जजमेंट में जो हमने जो करा दूसरी बेंच ने वो ठीक नहीं था, आप इसको एज सून एज पॉसिबल तो करिए। अच्छा, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, जानबूझ के पूछे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसका जवाब नहीं दे रहे क्योंकि फंस जाएंगे, और फंसेंगे इन द सेंस कि क्योंकि देखिए यूनियन सरकार क्या चाहती है, वो चाहती है इन पे पूरा कंट्रोल, हमेशा हर सरकार चाहती है, ये आज वाली नहीं, हर सरकार चाहती है। यहाँ पे बैठा है कॉलेजियम, तभी ये एनजेएसी आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर यूनियन के ही बंदे यहाँ आके बैठ जाएंगे तो सारे डिसीजन बाय डिफॉल्ट इनके फेवर में नहीं दे देंगे भाई, जिन्होंने उनका करियर बनाया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन भी इसीलिए बनाई थी केशवानंद, जस्टिस एचआर खन्ना, बहुत एक लॉन्ग लिस्ट है जहां पे फुल ब्लोन अटैक कराया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इन द सेंस कि कंट्रोल लेने के लिए, बट जुडिशरी नहीं झुकी। उनका क्रिटिसिज्म यह है कि भाई इन्हीं के सिर्फ चाचे मामे ताए पोते ही आते हैं, वैलिड क्रिटिसिज्म है। अब इसका एक बीच का एक रास्ता ढूंढने की बात है, लेकिन मुसीबत यह है कि मुझे लगता है ये परमानेंट एक परपेचुअल डेडलॉक ही रहने वाला है, और इसके ऊपर ज्यादा कुछ, क्योंकि ऐसी कुछ होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लॉ के अंदर जो कि आप टेक्निकली स्पीकिंग बाय द बुक नहीं चलते। रियल लाइफ वर्क्स वे डिफरेंट देन बुक्स एंड एकेडमिक्स, एंड इतना मतलब द वर्ल्ड इज नॉट ब्लैक नॉट व्हाइट, इट्स 50 शेड्स ऑफ ग्रे विदाउट द परवर्जन, आई किड यू नॉट, इट इज। एंड ऐसी काफी चीजें जो आप समझा भी नहीं सकते। जब आप स्टूडेंट, लेट अस से दैट यू आर वाचिंग दिस एज अ स्टूडेंट, आपको भी लगता है ऐसे क्यों नहीं हो गया, ऐसे क्यों नहीं, तेरे पुत्र काम डाउन। अभी वो मीरा कुमार का वो है ना, और आई थिंक वो मीम थी, वो राहुल गांधी को बोलते हैं बैठ जाओ अभी बहुत कुछ सीखना है, तो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद सीख जाएंगे। और काफी ऐसी भी बातें हैं जो कि मोस्टली कैमरा पे चाहे भी तो बता के समझा भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बैकग्राउंड में चलती हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वहां पे सामने वाले यही चीख रहे थे कि ये कहाँ से ये क्यों लड़ने आ रहे हैं, उस जजमेंट को चैलेंज करो, उस जजमेंट पे और बातचीत करते हैं, लार्जर बेंच पे भेजो या रिव्यू लगाओ या जो मर्जी करो, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इन्होंने पूछा, तो इन्होंने पूछा कि जी 200 में गवर्नर क्या क्या कर सकता है, और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये तमिलनाडु जजमेंट में जो तुमने करा एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू डिक्टेट नाउ, कि उसके अंदर टाइमलाइन आप फिक्स करा देंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे, तुम नचाओगे हमें सरकार वालों को, कौन तुम, जुडिशरी, तो ऐसे तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरा नहीं हटा, उसने कहा जी रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, लेकिन टाइमलाइन हम नहीं फिक्स करा सकते, वगैरह अप्रैल में तो कराई थी भाई। अब इन्होंने कह दिया वो रीजनेबल टाइम में, मतलब रीजनेबल टाइम हर बार कोई अगर बिल्कुल ही गवर्नर बदतमीजी में उतर आए तो कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहुंच सकती है। अगर रीजनेबल टाइम हमारे हिसाब से हो गया होगा बाईपास, तो फिर हम कुछ इसके उसको देखेंगे, जब जब होगा तब देखेंगे, है ना। वील क्रॉस द रिवर व्हेन वी गेट टू इट। ये अब फाइनल पोजीशन इन्होंने इस रेफरेंस में दे दी है ना। तो जो पहले जो काम करा था उससे बिल्कुल ही इन्होंने कहा नहीं टाइमलाइन वगैरह हम फिक्स नहीं कर सकते, गवर्नर के बाकी इन्होंने काफी जजमेंट इन्होंने रिपीट करी, लेकिन कुछ कुछ उसके पोर्शंस एरनस डिक्लेयर कर दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने 200 में वही बताया कि जो अभी तक आप बेसिकली मेनली देखते हैं, वही 3 ऑप्शन, वही 2 प्रोविजो, सब कुछ एक्सप्लेन वही करा इस रेफरेंस के अंदर। तो अब ये ओपिनियन आ गया है, तो अब एक और लड़ाई है कि वेदर दिस इज बाइंडिंग। अब आर्टिकल 141 क्या कहता है, 141 के अंदर है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस। यूजुअली कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑन लोअर कोर्ट्स तो हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी, एडवाइजरी ओपिनियन भी बाइंडिंग है, लेकिन क्या हमारे ऊपर खुद पे बाइंडिंग। अब नाउ दिस इज अनदर लीगल क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने, अगर आप रेफरेंस अगर आप खोल के देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जी मतलब इट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन हाउएवर उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड रिसर्च एज टू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ एंड व्हेन इट हैपेंस, ठीक है जी। So then the question is, has this opinion overturned the judgment? In my limited understanding, no. A judgment is judgment, क्योंकि वहां पे 2 पार्टी लड़ने आई थी। ये तो प्रेसिडेंट को सिर्फ बातचीत करके कहा कि ओहो हम ये तो काम हम नहीं कर सकते। अब प्रेसिडेंट जी ने, मतलब यूनियन सरकार ने ये सब जी लाओ ये पर्चे दो, अब इसको यूज करके उस जजमेंट के ऊपर हम काम कराएंगे कि हमारे गवर्नर को आप नहीं नचाएंगे, हम खुद नाचेंगे, है ना जी। तो ये बेसिकली यहाँ पे काम हुआ। और फिर इन्होंने कहा कि ओए सुप्रीम कोर्ट,
जरा 361 पे भी मुझे बताना, 361 के अंदर क्या था? 361 में तो मैं इम्यून था ना। देखें, the president governor Rajput shall not be answered. This is an exception to article 14. article 14 कहता है equality before the law, everyone is equal before the law. article 361 क्या कह रहा है देखते हैं। President governor Rajput shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. Shall not be answerable to any court including the Supreme Court for the exercise of powers and power. तो फिर तमिलनाडु का गवर्नर कैसे इसको आंसर करेगा? तुम बाकी गवर्नरों को कैसे इसको आंसर करा रहे हो? ग्रेट वर्क बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोस पावर्स। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद फिर इन्होंने इम्यूनिटी दे रखी है, वो जो क्रिमिनल से बेसिकली नेट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, और फिर सिविल के अंदर भी काफी सारी कंडीशन दे रखी है। सिविल केस भी आप आसानी से लगा नहीं सकते, क्रिमिनल तो आप बिल्कुल इन व्हेन द पर्सन इज इन ऑफिस तो नहीं लगा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ना 361 में तो बिल्कुल इम्यून है, लेकिन हम उससे तब तक नहीं पूछेंगे जब तक वो मैलिफाइड नहीं है, मतलब कोई बदमाशी नहीं है, एरर नहीं है, या बेसिकली अगर बदमाशी सुप्रीम कोर्ट कहता अगर आया तो कीवर्ड इन्होंने यूज करा मैलिफाइड। अगर बदमाशी जी आई तो हम फिर देख लेंगे इनको कि मतलब वी कैन लुक इनटू द डिसीजन, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिम बट वी कैन लुक इनटू द डिसीजन। कोर्ट फिर भी इवेंचुअली बैठा, क्योंकि अगर कोर्ट का बिल्कुल डर खत्म कर देंगे तो हमारी जो पहला जो डायग्राम था मेन, अगर इनका पूरा डर खत्म कर देंगे तो कोई भी ये भी कुछ भी करेगा, आप भी कुछ भी करेंगे गवर्नर, और आप भी कुछ भी करेंगे। मेनली तो सारी पावर जुडिशियल रिव्यू की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पूरा भरोसा था कि सब लोग बदमाशी करेंगे, तो इसीलिए हमारा जो पॉलिटी का जो सिस्टम है उस पर एक पिताजी के ऊपर एक पिताजी के ऊपर एक पिताजी के ऊपर एक पिताजी, हर किसी का एक बाप दिए रखा हमने यहाँ पर, और उसको कह रखा कि वो तू बदमाशी करेगा तेरा पिताजी उसका वो पिताजी बिके तो उसके बाद। अगर आप नोट करेंगे ना तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। कभी अगर ईश्वर करेगी अगर आप मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो मतलब मैं आपको होपफुली मतलब आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ भाई। खैर, तो अब आज की डेट में ओपिनियन में इन्होंने कह दिया टाइमलाइन तो फिक्स नहीं कर सकते बट देयर शुड बी रीजनेबल टाइम। गवर्नर साहब बिल्कुल इम्यून है। आई थिंक क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, कुछ इन्होंने प्रश्न का जवाब इन्होंने नहीं दिया, और कुछ का इन्होंने बताया कि जी ऐसा है, वो जो तमिलनाडु वाली है ऐसा हम टाइमलाइन एक फिक्स तो नहीं कर सकते, रीजनेबल टाइम में आपको कर देना चाहिए, और अगर बाई चांस आपने नहीं करा तो अगर कोई कोर्ट दौड़ते हुए आया तो वो भी थोड़ा ठीक रहेगा, बट ओवरऑल हम टाइमलाइन तो प्रिस्क्राइब नहीं करा सकते। और 361 में गवर्नर तो एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक स्टेप था कि जरा सुप्रीम कोर्ट से ही पूछो कि ये कर सकता है ना। अब आगे के टेन्योर में एक दिन जस्टिस पारदीवाला जिन्होंने वो जजमेंट डिलीवर करी थी वो भी सीजेआई बनेंगे, तो अब देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जमावड़ा है ना। और हम लोगों के यहाँ इतना फेडरलिज्म, मतलब इतनी ज्यादा पॉलिटी का हर लेवल पे मतलब इतनी ज्यादा ऑप्शन चॉइसेस हैं कि हम आपस में ही गिरते पड़ते रहते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट को बनाया है इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मतलब शुड नॉट बी यूज्ड एज अ कोर्ट फॉर बेल, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मतलब वहां पे लोग लड़ रहे हैं जी डिवोर्स में मुझे इससे 5। सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों के लिए बनाया था क्योंकि ये तो लड़ाई होनी ही होनी है ना, क्योंकि हम सब कलेशी हैं भाई, है ना, और कलेशी हैं इसीलिए कानून चाहिए। डिवाइन लॉ में कानून कर्मों का हमने बना रखा है, नीचे तो यही है, सृष्टि बिना कानून के नहीं चल सकती। ठीक है जी, ऑल राइट, ऑन दैट नोट होपफुली तमिलनाडु जजमेंट में तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर के अंदर इन्होंने बता दिया टाइमलाइन, और अब ये कह रहे हैं रीजनेबल टाइमलाइन हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, बट ये ओपिनियन है, जजमेंट नहीं। And that's the entire story of what has happened till date. So hopefully this is absolutely clear to you. Right? Wishing you all the very best from Courtroom by TLOI. TLOI stands for Teaching Laws of India. हम लोग यहाँ पे LLB entrances, UPSC law optional और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कराते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते ही भगवान की कृपा से, और अगर आप जान गए so you can pretty much explore the channel and you will pretty much find a lot of resources. अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, या आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आई विश यू all the very best. You can there are plenty of resources on this channel. You can go check that out. Wishing you all the very best. You take very good care of yourself. Apologies for any factual errors that I may have committed because I try to do this from memory in the sense facts of the case, but lump sum में मेरा यूजली ऑब्जेक्ट रहता है कि पॉइंट क्लियर हो जाए। बाकी सब जो भी है आपके जो 10-15 मार्कर के जो आंसर जो आप यूजली लिखते हैं, usually it has to be referred for the correct facts. ठीक है जी, all right, wishing you all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you. Bye.